गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। कल तक हमने षड्विरेचन आशितीय अध्याय में उसके बेसिक्स की बात कर ली थी। कितने द्रव्य होते हैं, कितने उसके 600 विरेचन द्रव्य बताए गए थे, उसमें से कितने भवन के थे, कितने विरेचन के थे, कितने उसके आश्रय थे, क्या पंचविध कसाय कल्पना होती है। तो ये सब बात हमारी कल हो चुकी थी। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आज हम एक तरीके से बुक की रीडिंग करेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि अब तक हमने सारे कंसेप्ट को व्हाइट बोर्ड पर लिख लिख कर पढ़ा था। तो सबसे पहले हमारा काम बनता है कि एक बार हम बुक की रीडिंग मार लें, और बुक की रीडिंग मारने के बाद अपन कसाई स्टार्ट करेंगे। हो सकता है सिर्फ आज बुक की रीडिंग हो पाए और वो भी पूरी ना हो पाए, मुझे थोड़ी छोटी क्लास लेनी है, आप लोग भी कम आए हो। और क्या कहते हैं, आज कम बच्चे आते तो मेरा ही मन नहीं करता पढ़ाने का, तो लेकिन अब क्लास थी, थोड़ा बहुत मैं आपको पढ़ा देता हूँ। कुछ नहीं, आप लोग आए तो आपका रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है। देन अपन कल सुबह क्लास रखेंगे मॉर्निंग में। चलिए बात करते हैं, फटाफट शुरू करते हैं। देखिए, षड विरेचन आशितीय अध्याय। अब देखिए, मैंने आपको ये सब इसमें बता दिया था। क्या कहते हैं कि द्वितीय अध्याय में हमने अंत परिमार्जन की बात करी थी, इसमें जवाब आए थे। तृतीय अध्याय में हमने बहि परिमार्जन की बात करी थी, जिसमें हमने लेप और चूर्ण के बारे में बात करी थी। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं उभय परिमार्जन औषधियों की। यानी इसके अंदर महाकसाय आ रहे हैं। इसको आप इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली यूज में ला सकते हो, इसलिए इसका नाम पड़ा उभय परिमार्जन। उभय का मतलब बाहर भी अंदर भी, दोनों तरीके से आप इसको उपयोग में यूज में ला सकती हो। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज उभय परिमार्जन ड्रग्स। अब देखिए, ये मैंने आपको बता दिया था, 600 विरेचनों का वर्णन आया है। इसके 6 आश्रय थे। ट्रिक थी MTP FP क्षीर। एम से मूल था, टी से त्वक था, पी से पत्र था, फिर फूल था। फिर क्या कहते हैं उसका क्या कहते हैं, पत्र फूल, और क्या कहते हैं फल था। और लास्ट में क्षीर था। कुछ इस तरीके से हमने बताया था 6 आश्रय होते MTP FP क्षीर। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था इसमें 50 महाकसाय दिए गए हैं। एक महाकसाय के अंदर 10 कसाय है, तो 50 महाकसाय के अंदर 500 कसाय का वर्णन है इसके अंदर। ठीक है। तो फिर मैंने आपको बताया था, नीचे एक लाइन लिख रही है, केवल मुख तथा गुदा मार्ग से मल को निकालने वाली क्रियाओं का नाम विरेचन है। यानी विरेचन उस क्रिया को भी बोलते हैं जिसमें अपन क्या कहते हैं, जो दोष होते हैं उसको अधो मार्ग से निकालते हैं। और विरेचन उसको भी बोलते हैं जिसमें अपन दोषों को निकालते हैं। यानी विरेचन का मतलब क्या होता है, दोषों को बाहर निकालना। चाहे वो मुख मार्ग से निकाले, यानी ऊपर क्या कहते हैं एंटीरियर से निकालें, चाहे नीचे पोस्टीरियर से निकालें गुदा मार्ग से। दोनों का मतलब होता है दोषों को बाहर निकाला, इसलिए अपन इसको बोलते हैं विरेचन। इसको रेचन भी बोलते हैं, नीचे मैंने ये वाला लिख भी रखा है। ठीक है, तो ये बात हमारी हो चुकी थी। आगे बात करेंगे 600 विरेचन योग की। हमने आपको बताया था, कैलकुलेशन की मैंने आपको पूरी बता दी थी। क्या कहते हैं, भवन वाले 355 बैठे थे और विरेचन वाले 245 बैठे थे, ये संख्या मैंने बता दी थी। 6 आश्रय बता दिए थे, MTP FP प्लस क्षीर। फिर मैंने आपको पंचकसा योनियां बताई थी। तो मैंने आपको बताया था इसमें बस लवण कषाय नहीं होता। देखिए, मधुर कषाय है, अम्ल कषाय है, कटु कषाय है, तिक्त कषाय है और कसाय कषाय है, लेकिन लवण कषाय नहीं है। तो देखिए, लवण कषाय क्यों नहीं है। देखिए बात सुनिए, लवण कषाय इसलिए नहीं है क्योंकि लवण होता है, उसका स्वरस नहीं बनाया जा सकता। लवण को कभी भी आप निचोड़ नहीं सकते। आप जल में डालते हो, पानी में तुरंत नमक घुल जाता है, यानी जो लवण होता है वो घुलनशील होता है, जिस कारण उसका स्वरस नहीं बनाया जा सकता। और जिसका स्वरस नहीं बनाया जा सकता, आप उसकी पंचकसाय योनियां कैसे मान सकते हो, क्योंकि उसकी तो पंचविध कसाय कल्पना बनाने में दिक्कत होगी। इसलिए कहते हैं, नीचे लिख रहा है, हाईलाइट से मार्क कर रहा हूँ, स्वरस। लवण से स्वरस नहीं निचोड़ा जा सकता, क्योंकि वो जल में डालते ही घुल जाता है। आपको पहला पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा, ये द्रव के सहयोग से पीस कर बनाया जो कल्क होता है, मैंने आपको बताया था कल्क कैसे बनता है। जैसे आपने कोई पत्ते ली, चटनी लेते हैं, धनिया लेते हैं, धनिया में क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी डालते हैं। कभी भी चटनी विदाउट वाटर नहीं बनती, हमेशा चटनी के लिए आपको थोड़ा सा धनिया पानी डालना पड़ेगा। थोड़ा सा पानी अपन डालते हैं, तो आपको ध्यान रखने से चटनी बनाया, या हमने क्या कहते हैं, चटनी बनाने के लिए अपन ने उस प्रोसेस को कल्क बोलते हैं, कि कल्क निर्माण कर रहे हैं। तो आप उसमें लवण का प्रयोग करते हैं, लेकिन लवण जो होगा वो तो पानी में घुल जाता है, उसमें कोई शेष ही नहीं रहेगा। कल्क क्या है, जैसे पत्ते लिया आपने, ठीक है, जैसे आपने क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल धनिया लिया, धनिया में क्या डाला, पानी, और उसको पीसा, तो धनिया रहेगा। धनिया रहेगा, चटनी बनेगी। लेकिन क्या कहते हैं, आपने नमक लिया, नमक में पानी डाला, मिलाया, नमक तो खुद पानी में घुल जाएगा, क्या नमक की चटनी बन पाएगी, सिर्फ नहीं बन पाएगी। बाकी सारे रसों की चटनी बन सकती है, लेकिन लवण की चटनी नहीं बन सकती। लवण की क्यों नहीं बन सकती, क्योंकि वो जल में डालते ही घुल जाता है, जिस कारण उसका ना तो स्वरस बन सकता, न कल्क बन सकता। तो को ध्यान रखना है। क्या कहते हैं, लिख रहा है लवण का चूर्ण तो बन सकता है, लवण का चूर्ण बन जाएगा, उसका चूर्ण तो बना दोगे। परंतु पंच कसाय कल्पना गुड़ अंतर्धान के लिए की जाती है, जबकि लवण का चूर्ण बनाने से उसमें कोई अंतर नहीं आता। इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई पंचविध कसाय कल्पना बनाते हैं या उसको करते हैं, तो वो इसलिए अपन पंचविध कसाय का प्रयोग करते हैं, इससे गुण अंतर्धान हो, यानी गुणों की वृद्धि हो।
ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने क्वाथ बनाया, तो क्वाथ से क्या हुआ, पानी में द्रव्य डाल के उबाला, पानी में हमने कोई द्रव्य लिया, जैसे मुलेठी का क्वाथ बनाना है, अश्वगंधा का बनाना है, जिसका भी क्वाथ बनाना है, हमने पानी में डाल के औषधि को उबाला, तो उससे क्या होगा, जो अश्वगंधा के गुण थे या उस औषधि के गुण थे उस पानी में आ जाएंगे, उस क्वाथ में आ जाएंगे, यानी गुणों की वृद्धि हो जाएगी, गुण जो होंगे वो क्वाथ में आ जाएंगे। इसलिए बेसिकली क्वाथ बनाया जाता है, इसलिए बेसिकली पंचविध कषाय बनाए जाते हैं। इसलिए कल्पना लाई गई, जिससे अपन गुणों का अंतर्धान कर सके, गुणों की वृद्धि कर सके, और जिससे रोगी को आराम मिले। लेकिन यहाँ पर तो गुणों का अंतर्धान हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो लवण है, लवण में क्या होगा, जैसे पानी में डालोगे घुल जाएगा, ना सुरस बन पा रहा, ना कल्क बन पा रहा, पानी में डाल रहे हो, मिला रहे हो, तुरंत घुल जा रहा है। तो इस वजह से आपको इतना ही पॉइंट ध्यान करना है कि जब पानी में डालते ही घुल जाता है, जिस कारण से ना तो सरस बनता, ना कल्क बनता। सिंपल बात है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे लिख रहा है पंचविध का साइकिल अपना 5 होती है, स्वरस कल्क सिरत शीत फांट। इसमें काफी सारी बातें लिख रही है, जो मैंने कुछ तो आपको बता दी, तो थोड़ी सी मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे लिख रहा है ऊपर जल की मात्रा का रेशियो लिख रहा है, ये मैंने आपको बता दिया था। शिरत का मतलब क्वाथ ही होता है, या शिरत लिख रहा है, शिरत का मतलब होता है क्वाथ। क्वाथ में जो पानी की मात्रा लेते हो, द्रव के 16 टाइम्स लेते हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, द्रव आपने अगर एक है, कोई भी द्रव्य है, कोई भी आपकी औषधि अगर आपने 1 kg ली है, तो पानी आपको उसका 16 टाइम लेना है। शीत में मैंने आपको बताया था सा से शीत, सा से 6, इसमें 6 टाइम्स लेना है। फांट में मैंने बताया था फा से 4 और फा से फांट, तो फांट में आपको जल 4 टाइम्स लेना है। नीचे मात्रा लिख रही है, स्वरस की 2 तोला मात्रा ली जाती है, कल्क की 1 तोला, शिरत शीत और फांट इन तीनों की 8-8 तोला मात्रा ली जाती है। तो मैंने एक ही लाइन में सब लिख दिया, जल की मात्रा 1/16, 1/6, 1/4, और मात्रा किसकी, स्वरस की। अगर किसी रोगी को आपको स्वरस देना है, तो उसकी पर्ची पे हमको उसकी डोज लिखनी पड़ती है। जैसे पीसीएम देनी है, 625 mg देनी है, 500 mg देनी है, डोज लिखी रहती है। उसी तरीके से सोरस की डोज लिख रही है कि सोरस को 2 तोला देना है, कल्क को 1 तोला देना है, शरद को 8 तोला देना है, शीत फांट को भी 8-8 तोला देना है। तो ये डोज आपको नॉर्मली याद होनी चाहिए, जिससे आप बता सको। अब देखो, सुश्रुत ने षड्विध कल्पना मानी है। देखिए चरक ने कितनी मानी, 5। चरक ने क्या मानी है, देखिए चरक की ये है पंचविध कल्पना। चरक ने मानी 5, सुश्रुत ने मानी 6। ये 5 तो मानी है, इसके अलावा क्षीर, दूध को भी उन्होंने एक अलग से कल्पना माना है। तो सुश्रुत की कितनी हो गई, 6। काश्यप की 7 है, ऊपर लिख रही है यहीं पे नोट्स में ही। काश्यप की कितनी है, 7। सप्तविध 5 तो ये है ही है चरक वाली, प्लस चूर्ण प्लस अभिशव। अभिशव का मतलब होता है मद्य, दारू। तो उन्होंने कहते हैं, काश्यप ने बोला कि कल्पना 5 नहीं 7 होती है। चरक साहब आपने 5 तो सही बताई है, इसके अलावा 2 कल्पना और होती है, दैट इज चूर्ण और अभिशव। ठीक है। अब पहला हमने पढ़ेंगे स्वरस के बारे में, तो लिख रहा है यंत्र निष्पीड़िताद द्रव्य आदर्श स्वरस उच्चते। यंत्र निष्पीड़िताद, यंत्र से निष्पीड़िताद मतलब जिसको निचोड़ा जाए, यंत्र से निचोड़ा जाए किसको, द्रव्य आदर्श, द्रव्य को, और उससे जो आद्र गीला स्वरस निकलता, उससे गीला जो पदार्थ निकलता है उसी को अपन स्वरस बोलते हैं। यानी यंत्र से जब द्रव्य को निचोड़ा जाता है, और जब उससे जो गीला पदार्थ निकलता है उसी को अपन स्वरस बोलते हैं। ठीक है। तो आपको ये याद करना है, ये श्लोक मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये श्लोक आपको याद करना है। ठीक है। ये श्लोक आप याद करेंगे, इस पर लिख देंगे MTR, मुझे टू रट। तो ये श्लोक क्या है, यंत्र निष्पीड़िताद द्रव्य आदर्श स्वरसा उच्चते। ठीक है। अब लिख रहा है, क्या कहते हैं, नीचे एक इंपोर्टेंट लाइन आई है, सारंगधर ने क्या बताया, ये जो स्वरस है, ये या तो ताजे या गीले द्रव्यों से निकाला जाता है। आप खुद देखिए, जैसे धनिया है, धनिया का आपको स्वरस निकाला, धनिया ताजी होना चाहिए, आपने क्या करा, धनिया लिया, उसको क्या कहते हैं निचोड़ लिया, उसका आपने स्वरस निकाल दिया। लेकिन अभी क्या हुआ, धनिया सूख चुका है, अगर सूख जाएगा तो उसके अंदर रस बचेगा, नहीं बचेगा। स्वरस क्या है, खुद का रस, नींबू है, नींबू अगर फ्रेश होगा तो रस ज्यादा निकलेगा, जैसे जैसे नींबू सूखता जाएगा उसके अंदर का रस कम होता जाएगा, और एक स्टेज ऐसी आएगी जब रस खत्म हो जाएगा। यानी स्वरस का मतलब क्या होता है, जो यंत्र से निचोड़ने के बाद जो उसके अंदर का गीला सब्सटेंस निकलता है वो स्वरस है। और स्वरस हमेशा सदा ताजी और गीले फलों से ही निकाला जाता है। जैसे जैसे फल पुराना होता जाएगा, सूखता जाएगा, उसके अंदर का स्वरस खत्म होता जाएगा। जैसा मैंने अभी आपको एग्जाम्पल से बताया, नींबू है, जितना फ्रेश होगा उतना ज्यादा जूसी होगा, जैसे जैसे नींबू बासी होता जाएगा, सूखता जाएगा, उसके अंदर का रस कम होता जाएगा। ठीक है। तो फिर आगे भी कुछ बातें कह रहा है, ये लिख रहा है, क्या कहते हैं कि अपन को क्या करना है, आगे वाली सारी बातें द्रव्य गुण की एक बार आप रीड मार लेंगे, नहीं तो द्रव्य गुण में ये विमर्श पढ़ेंगे, जहाँ का टॉपिक नहीं है ये। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, कल्क। कल्क का भी आपको श्लोक याद करना है। लिख रहा है, या पिंडो रस पिष्टा नाम सा कल्क परिकीर्तिता। या पिंडो, पिंडो का मतलब क्या होता है, पिंड, पिट्टी, गोला टाइप बना लेना, किसकी, रस पिष्टा नाम सा कल्क। हमने क्या करा, कोई भी एक द्रव्य लिया, ठीक है, कोई भी एक द्रव्य लिया,
उसको क्या करा, उसको क्या कहते हैं बेसिकली, उसमें थोड़ा सा द्रव्य मिलाया। द्रव्य मिलाया मतलब उसमें आप या तो दूध मिला लो, जल मिला लो, कोई भी रस मिला लो, कोई भी आपको द्रव पदार्थ मिला लेना है जो आपने द्रव्य लिया है। यानी द्रव्य में आपको, मैं पेन से लिखकर बताता हूँ। पहले तो इसको हाईलाइट कर देते हैं, फिर लिखते हैं कोई भी आपने द्रव्य लिया, कोई भी आपने औषधि ली, उसमें आपने क्या करा, द्रव मिला लिया। द्रव में वाटर, पानी भी हो सकता है, दूध भी हो सकता है, रस भी हो सकता है। इसको मिला लो, फिर इसको पीस लो। ठीक है, फिर पीस लिया तो एक पिंड टाइप, चटनी टाइप बन जाती है। उसी पिंड को अपन क्या बोलते हैं, कल्क बोलते हैं। यानी किसी सॉलिड मटेरियल में, किसी औषधि में अपन जब क्या कहते हैं लिक्विड का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद जो पिंड बन जाता है, एक गोला टाइप बन जाता है, चटनी बन जाती है। ठीक है, डेट इज द कल्क, पेस्ट टाइप जो रचना होती है। इसलिए कल्क को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेस्ट। सरस को बोलते हैं जूस। सरस मतलब एक्सप्रेस्ड जूस, यानी खुद का जो निकाला हुआ आद्र रस होता है, डेट इज सरस। कल्क का मतलब होता है पेस्ट। जब आपने द्रव्य में थोड़ा पानी मिलाया या कोई भी द्रव पदार्थ मिलाया, उसके बाद उसका जो पिंड का स्ट्रक्चर, पेस्ट टाइप स्ट्रक्चर बना, डेट इज कल्क। ठीक है, अब कल्क के लिए कुछ और नाम भी आए हैं, तो एक दो नाम आपको कल्क के लिए याद करने, दैट इज प्रक्षेप और आवाप। प्रक्षेप और आवाप, रक्षाशास्त्र में इनकी अलग परिभाषा आएगी। फिलहाल यहाँ पर बात नहीं कर सकते सारे टॉपिक की, बस आपको अभी नाम याद कर लेने हैं कि कल्क के लिए दो नाम और आए हैं, प्रक्षेप और आवाप। ठीक है, नाम याद करेंगे, प्रक्षेप और आवाप। आगे बढ़ेंगे। अब लिख रहा है क्वात का श्लोक, तो इसका श्लोक भी याद करेंगे। बहिनो तू क्वथित द्रव्यम शिरतम आहुष चिकित्सा। बहिनो मतलब अग्नि, अग्नि में गर्म करने पर, बहिनु तू क्वथित, क्वथित मतलब उबालना, गर्म करना। जब बहिनु, अग्नि पर आप उबालोगे किसको, द्रव्य को, फिर क्या कर लोगे, उसको क्या कहते हैं, श्रतम आहु चिकित्सता। फिर उसको जब प्राप्त होता है और उसको अपन चिकित्सक लोग या डॉक्टर, उसको क्या बोलते हैं, क्वाथ बोलते हैं। यही लिख रहा है, बहिनु यानी अग्नि पर क्वथित, उबाल लेने पर द्रव्य को, जब जो हमको प्राप्त होता है उसको जो चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर होते हैं, श्रत या क्वाथ बोलते हैं। तो वहिनु तु क्वथितम द्रव्यम, वहिनु तु क्वथित द्रव्यम शतम आहु चिकित्सका। यानी अग्नि पर, आग पर क्वथित द्रव्यम, द्रव्य को उबाल लेने पर जो श्रत प्राप्त होता है, या कह सकते हैं जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है, जो उसी को अपन जो डॉक्टर होते हैं वो क्या बोलते हैं, क्वाथ या श्रत बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल चाय है, चाय क्वाथ का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ेंगे। आगे फिर इसमें थोड़ी सी बात लिख रही है, इसमें जल का प्रमाण बताया गया। देखिए जनरली जड़, इसमें मैंने आपको बताया था जनरली जो पानी लेना है 16 टाइम लेना है। ठीक है, भैंसज्य की बात है, लेकिन यहाँ पर बता दे रहा हूँ, जनरली जो पानी लेना है आपको इसमें 16 टाइम्स लेना होता है। लेकिन इसमें द्रव्य पर डिपेंड करता है, यानी आप किसका क्वाथ बना रहे हो। अगर जिसका क्वाथ बना रहे हो वो कैसा है, हार्ड सब्सटेंस है, हार्ड सब्सटेंस, तो आपको ये पानी लेना, ज्यादा लेना पड़ेगा तभी तो मुलायम होगा, ज्यादा देर तक उबालना पड़ेगा, तब पानी आपको 16 टाइम्स लेना है। अगर कोई मीडियम सब्सटेंस है, ना ज्यादा हार्ड ना ज्यादा लूज, तो आपको जो पानी है वो 8 टाइम्स लेना है। और अगर कोई सॉफ्ट सब्सटेंस है तो आपको जो पानी है 4 टाइम्स लेना है। सॉफ्ट पहले से ही मुलायम है, थोड़ी देर उबालोगे कम पानी में, स्विम क्या कहते हैं उसका क्वाथ बन जाएगा। और जो जितना ज्यादा हार्ड होगा उसके लिए उतनी ज्यादा पानी की और उतना ज्यादा समय तक उसको उबालना पड़ेगा, तब जाके उसका क्वाथ बनेगा। तो को ध्यान रखना है कि अगर मटेरियल हार्ड है तो पानी 16 टाइम्स लेना है, मीडियम है तो 8 टाइम्स लेना है, और सॉफ्ट है तो 4 टाइम्स लेना है। यही नीचे लिख रहा है कि मृदु चतुर्गुण है, अगर कोई मृदु द्रव्य है तो चतुर्गुण 4 टाइम्स आपको पानी लेना है। मध्यम है अष्टगुणम, कोई मध्यम है, मीडियम है, तो अष्टगुणी मतलब 8 टाइम्स लेना है। द्रव्य तो कठिन है, कोई कठिन है तो आपको कितना लेना है, षोडश। कोई कठिन यानी हार्ड सब्सटेंस है तो आपको 16 टाइम लेना है। तो नीचे वाला श्लोक भैंसज्य का था, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कोई द्रव्य अगर मृदु है, मुलायम है, सॉफ्ट है, तो आपको पानी वाटर 4 टाइम्स लेना है। कोई मध्यम है, क्या कहते हैं मीडियम है, तो आपको पानी 8 टाइम्स लेना है। कोई कठिन है, हार्ड है, उसको मुलायम करने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा, पानी ज्यादा लगेगा, ज्यादा देर तक उबालना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको 16 टाइम्स वाटर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपन। हाँ, एक पॉइंट और आया, इसको समझ लीजिए। लिख रहा है क्वाथ बनाते समय पात्र का मुख खुला रखना चाहिए। जैसे अपन चाय बनाते हैं तो क्या करते हैं, जो बर्तन उसका उसका जो ओपन माउथ होता है या मुंह होता है, ऊपर का अपर सरफेस होता है, उसको खुला रखते हैं, बर्तन को ढकते नहीं है। तो को ध्यान रखना है कि जब भी क्वाथ बनाएंगे तो उसको ढकेंगे नहीं, उसका पात्र का मुंह खुला रखेंगे। क्यों, अगर आपने ढक दिया तो क्वाथ गुरु हो जाता है और पीने में उसका पचन नहीं हो पाता, जिस कारण वो हानिकारक होता है। तो लिख रहा है कि क्वाथ बनाते समय पात्र का मुख खुला रखना है, ढकने से क्वाथ गुरु हो जाता है, भारी हो जाता है, जो पीने में हानिकारक होता है। ठीक है,
चलिए मात्रा मैंने आपको पहले बताई थी। अब अगला श्लोक है। देखिए 3 श्लोक तो ऊपर वाले याद करने ही है, कोशिश करिए ये दोनों भी याद हो जाए। शीत वाला श्लोक थोड़ा बड़ा है, बाकी तो छोटे छोटे हैं। लिख रहा है द्रव्य द्रव्य आदाप उतितत्तोये ततो पुनर्निशि संस्थितात कसायो यु अविनिर्याति सा शीतम समुदाहतम। मतलब क्या हुआ, आपने क्या कहते हैं, सबसे पहले द्रव्य को लेना है, उसको कूट लेना है, कुचल देना है, फिर क्या करना है, शीतल जल में, ना ज्यादा गर्म होना चाहिए पानी, ना नॉर्मल वाटर लेना है, ना ज्यादा ठंडा होना चाहिए, शीतल जल में आपको रात भर रख देना है। ठीक है, शीतल जल में आपको रात भर रख देना है, और सुबह क्या करना है, उसको हाथों से मसल लेना है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, शीत बोलते हैं। क्या करा आपने, सबसे पहले द्रव्य को कुचल दिया, कूट लिया, फिर उसको रात भर शीतल जल में भिगो कर रख दिया, सुबह क्या करा आपने, हाथ से मसल कर उसको छान लिया, फिर आपको जो प्राप्त हुआ डेट इज द शीत। सिंपल। अगला है फांट। फांट का लक्षण दे रखा है क्षिप्तम उष्णम तोये मृदतम तत्फांटम परिकीर्तितम। मोस्ट इजी श्लोक, मोस्ट इंपोर्टेंट लिख रहा है क्षिप्तम उष्णम तोये, यानी क्या करना है, मृदतम यानी द्रव्य को क्या करना है, इसमें भी कूटना है, ऊपर भी कूटना था, इसमें भी कूटना है, और क्या करना है, इसमें पानी शीतल ना लेकर के गर्म लेना है, उष्ण जल लेना है और डालकर मसल देना है। ऊपर भी मसल रही, तो यहाँ भी मसल नहीं है, फर्क इतना है, ऊपर शीतल जलता है, यहाँ पर गर्म पानी है। ठीक है, इससे क्या होता है, जब अपन गर्म पानी मसलते हैं तो इसका बेस होता है, जो सार होता है, जो औषधीय कंटेंट होता है, वो पानी में आ जाता है। ठीक है, और इसी को अपन फांट बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए पंचविध कसाय कल्पना, ये मैंने आपको बता दी कि क्या कहते हैं, यथा पूर्वम बलिक आदित्यम। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है, ये लाइन किसके लिए प्रयोग हुई है, तो आपको टिक कर देना है पंचविध कसाय कल्पना में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, तेषाम यथा पूर्वम बला आधिक्यम। तेषाम यथा पूर्वम बलाधिक्यम, बल यथा पूर्वम यानी पहले वाला, यथा पूर्वम यानी पहले वाला, यानी स्वरस कल क्वात शीत फांट। फांट से पहले क्या आता है, शीत आता है, शीत से पहले क्वात आता है, क्वात से पहले कल्क आता है, कल्क से पहले स्वरस आता है। यानी जैसे हम पहले से पहले मूव करेंगे तो इनका जो बल होगा वो बढ़ता जाएगा, इनमें जो गुरुता होगी बढ़ती जाएगी। यानी सबसे ज्यादा बलवान स्वरस होता है, स्वरस से कम बलवान क्या होता है, कल्क होता है, कल्क से कम बलवान क्या होता है, क्वात होता है, उससे कम बलवान क्या होता है, शीत, सबसे कम बलवान क्या होता है, आपका फांट होता है। तो आपको ध्यान रखना, ये तो मैंने आपको बताई भी थी, फा लघु, फा लघु मतलब फांट कैसा होता है, सबसे ज्यादा लघु होता है। फिर आते हैं 50 महाकसाय। ठीक है, तो ये टेबल मैंने आपको याद कराई थी कल, ये टेबल मैं आपको पूरी बता चुका था, 64 64 73 55 55। तो टेबल मैंने आपको बताई थी। फिर मैंने आपको बताई थी चैप्टर में 50 महाकसाए हैं, 500 कसाए हैं। अब जो नाम है वो रिपीट हो रहे हैं, कुछ नाम ऐसे हैं जीवनीय में भी आए, भ्रंगड़ीय में आए, कुछ नाम ऐसे हैं जो कंठ में भी है, वर्ण में भी है, यानी नाम रिपीट हो रहे हैं। यानी टोटल आपकी जो दवाइयां हैं वो कितनी है, 274 दवाइयां, 274 ही है, लेकिन क्या कहते हैं हर किसी में 10 है, इसलिए 500 बन गई है। तो को ध्यान रखना, एक दवाई एक से ज्यादा में आ रही है, दवाई मात्र 274 है, लेकिन 274 दवाइयां 50 मार्क के साय में कुछ बार रिपीट कर रही है, जिस कारण क्या कहते हैं इनकी संख्या तो 274 है, लेकिन टोटल संख्या 500 हो जाती है। ठीक है, बात करेंगे आगे। ये नाम मैंने आपको याद करा दिए थे। इसको हमने बोला था एसटीसी, हिक्का, तृष्णा, छर्दी। इसको मैंने याद कराया था स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, शिरोवेचनन। यानी पूर्व कर्म प्लस प्रधान कर्म, पूर्व कर्म प्लस प्रधान कर्म। फिर मैंने आपको बताया था पुरीस विरेचनीय नहीं है, पुरीस विरेचनीय नहीं है। पुरीस विरेचनीय नहीं था। ठीक है, तो ये भी याद हो गया था। फिर लास्ट पांच इजी थे, लास्ट के चारों 5 थे। फिर ये मैंने आपको बताया था स्तन जनन, स्तन शोधन, स्तन की जगह शुक्र लगा दो, शुक्र जनन, शुक्र शोधन। ठीक है, तो आपको ये सब याद कर लेना है। अब देखिए पहला आता है जीवनीय, पहला मार्कस आया है जीवनीय मार्कस आया है। टोटल याद करने का जो जो बताऊंगा इंपोर्टेंट है, उसको तो आपको श्लोक ही याद करना है। तो पहला श्लोक आपको याद करना है, ये वाला बहुत इजी है, याद हो जाएगा, 2 3 बार पढ़ोगे। जीवक ऋष्वक मेधा महामेधा काकोली क्षीर काकोली मुदक पढ़नी माश पढ़नी जीवंती मधुकम इति दशी मानी जीवनियानी भवंती। अब देखिए याद कैसे करना है, दो दो के पेयर में याद करेंगे। सबसे पहले जीवक ऋष्वक, फिर मेधा महामेधा, फिर काकोली क्षीर काकोली, फिर मुदक पढ़नी माश पढ़नी, और लास्ट में जीवंती। और मधुक मतलब होता है मुलेठी, आपको पता है मधुक और मधुक, मैंने अंतर बताया था, मधुक मतलब महुआ होता है, और मधुक मतलब मुलेठी। तो यहाँ पर छोटा ऊ लग रहा है, यानी मुलेठी है। लिख रहा है मधुकम इति दशी मानी जीवनी आनी भवंती। तो ये लाइन सब में सेम रहेगी। अगर यहाँ पे जीवनी के बाद हम ब्रह्मणीय पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा,
जैसे इति दशमानि भृंगण्यानि भवन्ति, इति दशमानि क्या कहते हैं, दशमानि शुक्र जनन्यानि भवन्ति, यानी जीवनयानी की जगह जो आप महाकसाय पढ़ेंगे उसका नाम आ जाएगा। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन सब में सेम रहेगी, बस क्या कहते हैं जो महाकसाय है यहाँ पे महाकसाय का नाम यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यानी आपको यहाँ से लेके जो 10 द्रव्य में 10 नाम याद करने होंगे हर किसी में। आप लिस्ट बना के आराम से लाइन टेबल की तरह 10-10 नाम जो मैं बताऊंगा आप याद कर सकते हैं। तो पहला देखते हैं जीवनी महाकसाय, तो इसमें नाम याद करोगे जीवक ऋष्वक एक साथ, जीवक ऋष्वक एक साथ, मेधा महामेधा एक साथ, काकोली क्षीर काकोली एक साथ, मुदक पन्नी माश पन्नी एक साथ, और जीवंती और मधुक एक साथ। तो पहला याद हो गया होगा जीवन क्या कहते हैं, ये बोलेंगे मेरे साथ, जीवक ऋष्वक, मेधा महामेधा, काकोली क्षीर काकोली, मुदक पन्नी माश पन्नी, जीवंती और मधुक। इसमें समझने का कुछ नहीं है, बस आपको क्या कहते हैं ये बात पता होनी चाहिए। जो हमारे आचार्य भाग प्रकाश उन्होंने बोला कि उन्होंने वर्ग माने हैं, उन्होंने महाकसाई नहीं माने, उन्होंने वर्ग माने। उन्होंने बोला जीवनीय वर्ग में 12 आइटम होते हैं। कितने आइटम होते हैं? 12। 10 तो चरक वाले होते हैं, 2 एक्स्ट्रा होते हैं। 10 चरक वाले होते हैं, 2 एक्स्ट्रा होते हैं। 2 कौन से हैं? रिद्धि सिद्धि। ठीक है, ये पीछे पूछ ले जाता है कि भाव प्रकाश ने जीवनीय वर्ग में कौन से 2 अधिक माने हैं, तो रिद्धि और वृद्धि। ठीक है, रिद्धि और वृद्धि याद कैसे करेंगे? रिद्धि सिद्धि कैसे याद करेंगे? रिद्धि सिद्धि, लेकिन सिद्धि नहीं है, वृद्धि है। तो जीवनी महाकसाई याद होगी आपको, जीवक ऋष्वक, मेधा महामेधा, काकोली क्षीर काकोली, मुदक पढ़नी माश पढ़नी, जीवंती मधुकम इति। आइए चैट सेक्शन में किस किस को बात समझ में आई? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई डाउट? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? माइक ओपन कर सकते हो आप लोग अपना। सर ये जीवनीय जो वर्ग है उसके अंदर ये जो अभी आपने जो बताया काकोली क्षीर काकोली ये सब महाकषाय है। हाँ, ये सब नहीं, महाकसाय जीवनीय महाकसाय, इसके अंदर कसाय हैं। मैंने आपको बताया था ये कषाय कि है, अच्छा। हाँ, महाकसाय के अंदर 10 कसाय हैं, तो जीवक ऋष्वक ये सब कसाय हैं, जीवनीय महाकसाय है। तो तो आपको जीवनीय वर्ग, हाँ तो सर आपको कंफ्यूजन क्या है ये बताइए, कंफ्यूजन क्या है? सर यानी जीवनीय वर्ग है, तो जीवनीय वर्ग के अंदर जीवनीय जो आपका, महाकसाय, जीवनीय वर्ग है। जीवनीय हाँ वर्ग के अंदर क्या कहते हैं, वर्ग मतलब एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप के अंदर महाकसाय आए हैं। तो जीवनीय हाँ आदि वर्ग के अंदर 6 महाकसाय आए हैं। कौन कौन से 6 हैं? मैंने आपको कल याद कराए थे, जीवनीय, बृहंगणीय, लेखनीय, भेदनीय, संदानीय और और दीपनीय। कहानी है। मैंने यस जो सर। कल आपको काउंटिंग याद कराई थी 6 4 6 4 7 3 5 5 5 5, वो वर्ग थे। वर्ग के अंदर महाकसाई की काउंटिंग थी वो। जैसे पहला वर्ग था जीवनियादि वर्ग, तो जीवनियादि वर्ग के अंदर आपके 6 महाकसाय थे, जीवनीय महाकसाय, भृंगणीय महाकसाय, लेखनीय महाकसाय, भेदनीय महाकसाय, संदानीय महाकसाय, दीपनीय महाकसाय। अब इन महाकसाय के अंदर कसाय आएंगे, यानी वर्ग के अंदर महाकसाय है और हाँ हाँ। महाकसाय के अंदर कसाय है। ठीक यस है, सर, यस। यस तो सर। फिलहाल हम वर्ग की, पहले वर्ग की बात कर रहे हैं, जीवनीयादि वर्ग। जीवनीयादि वर्ग में हमने पहला महाकसाय लिया है, जीवनीय महाकसाय। और जीवनीय महाकसाय के अंदर आपके 10 कसाय हैं। यानी वर्ग के अंदर कितने आदमी आएंगे कोई फिक्स नहीं है। जीवनीयादि वर्ग के अंदर 6 लोग हैं, बल्यादि वर्ग के अंदर 4 लोग हैं, तृप्तिग्नादि वर्ग के अंदर 6 लोग हैं, लेकिन महाकसाय के अंदर 10 कसाय आएंगे, ये फिक्स है। तो वो 10 नाम आपको याद करने हैं, टोटल 50 है। टोटल 50 है। आज 4-5 ही पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, मेरा मूड नहीं हो रहा ज्यादा पढ़ाने का। तो थोड़ी बहुत देर में आपको 4-5 बस पढ़ाऊंगा, जो आपको याद कर लीजिएगा, जो जो मैं बताऊं। बाकी आपको ज्यादा याद नहीं करना, जितना बोलूं उतना याद कर लेना, ठीक है। बाकी देखो, याद करने को तो बहुत से लोग 50 से 50 रट लेते हैं, लेकिन आपकी जितनी कैपेसिटी उतना रटना, जितनी कैपेसिटी हो। मेरी जितनी थी मैंने उतनी रटी है, आपकी जितनी कैपेसिटी उतना रटना। हाँ, ये बताना मेरा काम है कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसका श्लोक याद करना ही करना है, उसको मैं मार्क कर दूंगा। ठीक है, चलिए। मैंने पहला आपको बताया जीवनी मकसा है। किसी को 2-4 नाम याद हुए? प्रियम, सृष्टि, आशीष, गायत्री, इमरान, आप में से किसी को कुछ नाम याद यस हुए? सर। यस जी सर। सर। यस सर। बताओ, दो चार नाम बताओ मुझे, कौन कौन से नाम याद हुए? सर काकोली क्षीर जीवक काकोली ऋषभक मेधा मेधा महामेधा जीवक। महामेधा काकोली क्षीर काकोली मुद्रकानी मोदकपाणी। चलिए, बहुत अच्छा। देखिए, याद आपको श्लोक की फॉर्म में करना है, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है। याद कैसे करेंगे? सबसे पहले जीवक, फिर ऋष्वक। देखिए, ट्यूनिंग बैठ रही है, लास्ट में जीवक के लास्ट में भी का है और ऋष्वक के लास्ट में भी का है। तो जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा। देखिए, मेधा और महामेधा एक साथ, काकोली क्षीर काकोली एक साथ, मुदक पढ़नी माश पढ़नी। यानी सबसे पहले जीवक ऋष्वक, फिर मेधा महामेधा, फिर काकोली क्षीर काकोली, फिर मुदक पढ़नी माश पढ़नी, फिर जीवंती और मधुक।
मधुक याद नहीं हो रहा तो जीवंती के साथ मुलेठी याद कर लो। चलो अब मुझे सृष्टि बताएंगे, ये सृष्टि बताइए आप मुझे कितने याद हुए। सर 8 याद हो गया। जीवक, ऋषिवक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, मुदक पढ़नी। सर इतना याद है। चलिए कोई दिक्कत मुदक नहीं के तब। बाद मांस। चलिए बहुत अच्छा, इतना अगर आपने याद कर लिया, कोई नहीं, याद हो जाएंगे, अभी तो मैंने पढ़ा है, अभी आप किताब पलटेंगे घर पर जाके तो याद हो जाएंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट है, चलिए क्या कहते हैं, और आगे की मैं आपको 3 4 बता देता हूँ, फिर अपन क्लास ऑफ करते हैं फटाफट। देखिए पहला हमारा हो गया, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 भ्रंगड़िए। भ्रंगड़िए का अगर आपको श्लोक याद हो सके, देखिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ कुछ नाम है, टिक कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। इसमें अब याद करेंगे। देखिए कुछ नाम कॉमन आ रहे हैं, काकोली, क्षीर काकोली, ये नाम उधर भी आए थे, इधर भी आ रहे हैं। आप इसमें याद करेंगे, पयस्या, पयस्या, पस्य के पयस्य का मतलब होता है विदारी कंद, ठीक है। ये 3 4 नाम आप इसमें याद कर लेंगे, कौन कौन सा, काकोली, क्षीर काकोली, एक क्षीरणी याद कर लेंगे, पहला नाम है क्षीरणी, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो इसमें 2 3 मुझे और दिख रहे हैं, ठीक है, इसमें अश्वगंधा भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ध्यान करना है। क्षीरणी, अश्वगंधा, काकोली, क्षीर काकोली और पयस्सा, 4 नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है, 4 नाम। कौन कौन से, क्षीरणी अश्वगंधा एक साथ, काकोली क्षीर काकोली एक साथ और पयस्सा, 5 हो गए। क्षीरणी अश्वगंधा एक साथ, काकोली क्षीर काकोली एक साथ और पयस्सा एक साथ। तो अब तक मैंने आपको 2 महाकसाय पढ़ाए, पहला जीवनी, उसका श्लोक याद करना है। जीवक ऋषक मेधा महामेधा, काकोली क्षीर काकोली मुदक पढ़नी माश पढ़नी, जीवक मधुकम इति दशीमानी जीवन्यानि भवंती। देखिए यहाँ भी सेम आ रहा है, इति दशीमानी भ्रंगण्यानि भवंती, सिर्फ और सिर्फ महाकसाय का नाम चेंज होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले की। अगला है लेखनीय, श्लोक याद करना है, इसका आपको श्लोक याद करना है। और श्लोक याद करेंगे प्लस इसमें ये देखेंगे कि इसमें हरिद्रा और दारू हरिद्रा दोनों आई है, ठीक है। ये इसमें ध्यान होना चाहिए कि इसके अंदर हरिद्रा और दारू हरिद्रा दोनों आई है। श्लोक याद करेंगे, मुस्त, मुस्त कुष्ठ, मुस्त कुष्ठ, हरिद्रा दारू हरिद्रा, वचा अति विषा, कटु रोहिणी, चित्रक, चिरबिल्व, हेमवत्या इति दशेमानी लेखनीयानि भवंती। यानी मुस्त मतलब नागर मुथा, कुष्ठ मतलब कूट कोई बोलते हैं, हरिद्रा दारू हरिद्रा, वचा अति विषा मतलब अतीश, कटु रोहिणी एक साथ है, कटु रोहिणी यानी कटुकी, फिर है चित्रक, फिर है चिराबिल्व, फिर है हेमवत्त, ठीक है, सफेद वचा। तो आपको ये श्लोक याद कर लेना है, बहुत इजी है। मुष्ट कुष्ट हरिद्रा दारू हरिद्रा 4 तो ऐसे हो गए, फिर वचा अति विषा एक साथ, कटुक रोहिणी चित्रक एक साथ, चिराबिल्व एक, चिराबिल्व और हेमवत्त एक साथ। अगला है, अगला श्लोक इंपॉर्टेंट है वैसे तो, लेकिन याद करना चाहो तो कर लीजिएगा, नहीं तो 2 4 नाम आपको याद करने लायक। आप इसमें अर्क याद करोगे, अर्क, अर्क के अलावा उसमें चित्रक चिरावल वो चित्रा, तीनों याद करोगे। चित्रा चित्रक चिरावल तीनों चा से हैं, चित्रक चित्रा चित्रक चिरावल तीनों चा से हैं, ठीक है। तो 3 नाम ये हो गए, टोटल 4 हो गए आपके। इसके अलावा एक नाम और याद कर लेंगे, डेट इज स्वर्णक्षीरी, स्वर्णक्षीरी। टोटल 5 नाम इसमें भी हो गए। कौन कौन से, सबसे पहले अर्क, फिर चित्रा, चित्रक, चिरविल, लास्ट में स्वर्णक्षीरी। टोटल 5 नाम इसमें भी आपको याद करने हैं। अगला आते हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं है, बाकी इसमें बातें लिख रहेंगे, ये बातें आप पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे। जो समझ में नहीं आए आप बता सकते हैं मुझे। एक और बता देता हूँ, जीवनी का मतलब क्या होता है, जो जीवन के लिए हितकर हो, ठीक है। ये बातें और बता देता हूँ, चलो एक एक लाइन। जो द्रव्य जीवन के लिए हितकर होता है उसे जीवनी कहते हैं, बस इतनी ही सी बात आपको याद करनी है। जीवनी का मतलब जीवन देने वाला, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, लिख भी रहा है न्यूट्रिएंट्स, यानी जो जीवन दे रहा है, डेट इज द जीवनी है, ठीक है। जो शरीर की क्रियाओं, जैसे हमारी बॉडी में प्रोसेस चलती है, उसके कारण क्या होता है, शरीर में जो हमारी शक्ति होती है वो कम होती रहती है, छीड़ होती रहती है। तो जब हमारी शक्तियां छीड़ हो रही है तो हमको कुछ एंटी जुवेनाइलिंग, एंटी क्या कहते हैं, हमको कुछ एनर्जेटिक ड्रग्स चाहिए जो हमके शरीर को, हमारे शरीर को पोषण दें, न्यूट्रिएंट्स दें, एनर्जी दें। तो उन ड्रग्स के लिए अपन क्या कहते हैं, इन ड्रग्स में से कोई भी ले सकते हैं। आगे मैंने आपको बात बताई थी, जीवनीगत भ्रंगड़िया, भ्रंगड़िया मतलब वजन बढ़ाने वाले, वेट प्रोमोटिंग ड्रग्स, ठीक है। क्या कहते हैं, किसी का वजन नहीं बढ़ रहा, किसी के रस आदि धातुओं को क्या कहते हैं बढ़ाना है, तो आप भ्रंगड़िया का प्रयोग करेंगे। आगे लेखनीय है, कोई कहते हैं किसी का वेट घटाना है, भ्रंगणीय बढ़ाना था, लेखनीय में घटाना है, स्क्रैपिंग करनी है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है, वेट जमा हो गया, हट ही नहीं रहा, तो आपको स्क्रैपिंग करनी है, लेखनीय कम कर, लेखन कर्म करना है, साफ सफाई करनी है, तो आप लेखनी का प्रयोग करेंगे। यानी जो द्रव्य शरीर को दुबला बनाते हैं और शरीर में हल्कापन लाते हैं उसे लंघन कहते हैं,
और उसे लेखनीय कर्म कहते हैं। ठीक है, इसका नाम लेखन या कर्षण भी है। कर्षण क्यों? क्योंकि शरीर में कृष्णता उत्पन्न कर रहा है और शरीर में लघु हल्कापन ला रहा है, इसको लंघन भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब है भेदनीय। भेदनीय मैंने बताया था, मतलब जो क्या कहते हैं, एक तरीके से भेदन कर्म करता है और शरीर से दोषों और मल को बाहर निकालता है, डेट इज द भेदनीय। यानी मैंने आपको बताया था भेदन मतलब एक तरीके से जैसे चट्टान होती है, चट्टान को तोड़ना क्या होता है? भेदन कर्म। एक होता है भेदन, एक होता है रेचन। रेचन मतलब पिघला कर निकालना और भेदन मतलब तोड़ कर निकालना। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जो दोष और मल जम गए हैं शरीर के अंदर, निकल नहीं रहे, उनको अपन निकालेंगे, पिघला कर तोड़ करके निकालेंगे। ठीक है, तो लिख रहा है सूखे हुए मल को तोड़कर ढीला करके जो बाहर निकालता है, इसको अपन भेदन बोलते हैं। ठीक है, 4 हो गए। चलिए आज 4 ही रखते हैं, आज बच्चे भी कम आए हैं। ठीक है, तो अपन आगे से पढ़ेंगे, 5वें संधानीय से पढ़ेंगे। ठीक है, आज 4 ही अपन रखते हैं। आइए चैट सेक्शन, यहाँ तक कुछ समस्या, कुछ पूछना है आप में से किसी को तो पूछ लीजिए। आज ज्यादा नहीं, डेली ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। कल आपका ये चैप्टर कोशिश करूंगा खत्म हो जाए। 50 है, आप धीरे धीरे याद करेंगे, डेली आपको 4 याद करनी है। मैं कल इस चैप्टर को खत्म करा दूंगा। ठीक है, चलिए फिर कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ लीजिए, नहीं तो फिर क्या कहते हैं अपन कल ही पढ़ेंगे।